बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको और वेलकम भी करेंगे अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है, हल्की हल्की ठंड जो है वो आना शुरू हो गई है। वैसे तो हम काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं कि अब आई है ठंड, अब आई है, एक बारिश हुई उसके बाद ठंड गायब हो गई है, लेकिन शाम को अभी भी ठंड हो जाती है। लेकिन उसके बाद आपके मिजाज पर, आपके मूड पे भी मौसम बड़ा असर डालता है। आपके मिजाज पे असर होता है मूड का या नहीं? काफ़ी होता है, मुझे लगता है सबके मिजाज पर होता है। सीजनल है आपका मूड? सीजनल, सबका ही सीजनल होता है भाई। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा ही ऐसे किया कि बाहर की दुनिया जो है ना उसके अंदर उसके मिजाज के ऊपर, उसके दिल के मौसम के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो हाँ, कभी कभी होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको बैलेंस ही रखा जाए। वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जब होती है ना मूड्स के अंदर, तो आपके इर्द गिर्द वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मूड स्विंग्स जिनको कहते हैं ना, कुछ लोगों को बड़े मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, तो अब मेरे ख्याल से आप उनमें से नहीं है। नहीं, मैं थी, लेकिन अब मैं ठीक हो गई। अब आप ठीक हो गई? मैंने ठीक कर लिया अपने आप को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द अपनी कायनात का मुआयना करें, उसको ऑब्जर्व करें। और इंसान की ये जिबिल्लत के अंदर शामिल है कि वो जब से इस दुनिया में आया है तो वो अपने आप से ये सवाल करता है कि ये कायनात क्या है, मैं खुद क्या हूँ, इंसान क्या है, मेरे इर्द गिर्द के रिश्तेदार जो हैं या जो इर्द गिर्द लोग पाए जाते हैं वो क्या है। स्पेशली अगर हम कायनात की बात करें तो पहली खबर जो है ना हमारी इंटरेस्टिंग वो है इस बारे में, इसलिए मैंने आगाज़ किया। बताइए। पहली खबर ये है कि खलाबाजों ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में नए आलात नस्ब कर दिए और खला में चहलकदमी की है, जिसकी वीडियो भी बड़ी दिलचस्प है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। साइंस में दिलचस्पी रखने वाले सोशल मीडिया सारिफीन इन वीडियोस और मनाजिर को काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। आपकी भी साइंस में काफ़ी मुझे लगता है दिलचस्पी है, तो आपके लिए भी ये मज़ेदार सी वीडियो है। मुझे लगता है कि इन सबकी साइंस के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, लेकिन मेरी पोइट्री में भी काफ़ी दिलचस्पी है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहा और भी है, कनात नगर आलमे रंगो बू पर चमन और भी हैं, आशियां। क्या बात है, वो सितारों पे डालते हैं जो कमन, वो भी था ना कुछ। हाँ, वो क्या था, कमन डाली थी। कमन डालने गए ना सितारों पे। कमन डालने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा ज़रूरी है। और अगेन कल भी जो हम बात कर रहे थे कि इंसान की हमेशा से कोशिश ये रही है कि नेचर को किसी तरह से टेम किया जा सके, लेकिन नेचर जो है ना वो टेम होने वाली चीज़ नहीं। आई डोंट नो क्यों मैं इतना ज़्यादा ना आज पंजाबी में कहते थत्ता क्यों महसूस कोई बात नहीं, हो जाता है समटाइम्स। अगली खबर जी आपको बतानी है, वो भी खला से ही मुताल्लिक है। चीन का पाकिस्तानी खलाबाज को अपने खलाई स्टेशन के साथ मिशन पर भेजने का ऐलान सामने आया है। चीनी हुकाम ये बताते हैं कि इकदाम चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। आप क्या टिप्पणी करेंगी इस इकदाम पे? बड़ा आपने लफ्ज़ निकाला, टिप्पणी मैं ये करूंगी कि चाइना, आपको पता है चीन अपना यार है, इस पे जानिसार है। हमारे बहुत सारे मामला जो है ना हबीब जालिब साहब। आयशा आज कुछ खा के आइए, नाश्ते में शेर बहुत निकल रहा है। नहीं, मैंने नहीं खाया शेर या बकरी, कुछ भी। आई डोंट नो निकल रही है या नहीं निकल रही। मैंने तो ये बताया ना कि मेरे से तो लफ्ज़ निकल नहीं रहे आज सुबह। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी। बट चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, आपको पता है हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं बल्कि बहुत सारे फील्ड्स के अंदर हमारे ताउन जो है ना वो चाइना के साथ चल रहे होते हैं, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, इकोनॉमी का मामला हो, ट्रेड का मामला हो। और अब हम स्पेस जो है ना उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। लेट्स होप, क्योंकि मुझे याद है हमारे फॉर्मर हुक्मरान थे हमारे मुल्क के, जिनका नाम मैं नहीं ले सकती, वो ये कहा करते थे कि भाई एक मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं करता, खित्ते तरक्की करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी जो ममालिक है ना इस खित्ते के, इस रीजन के, साउथ एशिया के, उनको चाहिए कि वो भी मिलकर काम करेंगे तो शायद। लेकिन जलने वाले जल भी रहे होंगे ना, वी डोंट नो तरक्की से। बहरहाल जी आगे बढ़ जाते हैं, आपको स्विट्जरलैंड लेकर जाते हैं, जहाँ की नीली झील और सुनहली लार्च के दरख्त पहली बार बर्फबारी में जगमगा उठे हैं। वहाँ पर बर्फबारी हुई है और पहाड़ी गाँव अरोला में खजां सुनहरी लार्च के दरख्तों और जमी हुई झील को अपनी सफ़ेद चादर में लपेट लिया है। खूबसूरत मनाजिर स्विट्जरलैंड जाने का कभी आपका इत्तेफाक हुआ है? इस तरह के मनाजिर देखती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें तो वहाँ पर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। नहीं, मुझे अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ स्विट्जरलैंड या यूरोप जाने का। इरादा मेरा पूरा है, लेकिन टिकट्स बहुत महंगी हो चुकी है। मैं इंतजार कर रही हूँ टिकट्स थोड़ी सी सस्ती हो यहाँ से। अच्छा, वैसे ये वाला जो नज़ारा है ना, ये जो स्विट्जरलैंड हमें नजर आ रहा है, ऑल्दो बहुत खूबसूरत है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन इसी तरह के नज़ारे आपको हुंजा स्कर्दू में मिल जाएंगे सर्दियों के मौसम। बिल्कुल ऐसी है, वहाँ पर भी जाना चाहिए, उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तकरीबन कहा गया कि 8 इंच तक यहाँ पर
تازہ برف جو ہے نا وہ جمع ہو چکی ہے, اور ہائیکرز جو ہیں وہ تقریباً 2000 میٹر کی بلندی پر واقع اس نیلی جھیل پر پہنچے ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ تمام مناظر کو عکس بند کیا ہے, اور یہ جھیل جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ لارچ کے درختوں میں یہ گھری ہوئی ہے. تو سائڈس پر لارچ کے درخت ہوتے ہیں, درمیان میں نیلی جھیل ہوتی ہے, اس لیے اس کو بلو لیک بھی کہا جاتا ہے. تو میرا تو پورا ارادہ ہے جب بھی اس طرح کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا مناظر, تو آپ سے زیادہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ جانے کا, کہ یہاں سے جا کے میں آپ کو بتاؤں یہ اپنا شو جو ہے نا وہاں سے ہونا چاہیے. اچھا جی, آگے ہمیں بڑھنا ہے, اور آگے بڑھ کر اگلی خبر پر جانے سے پہلے آپ بتاتے ہیں کہ دن کا اچھا ہونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب آپ کا دن اچھا ہوتا ہے, آپ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, انرجی بڑی اچھی ہوتی ہے نا, تو آپ تیار ہو جاتے ہیں مینٹلی طور پر کہ جو بھی دن کے اندر میرے سامنے آئے گا یا مجھ پر تھرو کیا جائے گا تو میں اس کو اچھے طریقے سے پرسیو کر سکوں گا. اگلی خبر جو آپ کی طرف ہم تھرو کرنے لگے ہیں وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں. پاکستان اور افغانستان کی عبوری حکومت کے درمیان استنبول میں جو مذاکرات ہو رہے تھے, 3 روزہ یہ مذاکرات تھے, انفارچونیٹلی کیا ہوا ان کے اندر؟ اب ہوا یہ ہے کہ خواجہ آصف کا بیان پہلے بتا دیتے ہیں. انہوں نے ہاں وہ تو ناکام ہو ہی گئے ہیں. خواجہ آصف نے اس بارے میں خبردار کی ہے اور انہوں نے بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اپنے انجام کا حساب رکھیں, ہم دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا, پہلے وہ سن لیتے ہیں. دینا ہے, ہم دیکھیں گے اگر یہ راستہ اپنایا ہے کابل والوں نے کہ اس میں جو کنفرنٹیشن جو ہے اس کا راستہ انہوں نے جو اپنایا ہے, پھر اس طرح ہے تو پھر اسی طرح سے وہ مانتے تھے کہ یہ جو ان کو روکنا چاہیے ٹی ٹی پی والوں کو, اور ان کو یہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں, ساری باتوں میں ایگریمنٹ کرتے ہیں, لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار ہے. ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز یہاں ہو گئی ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ان کی باتوں کے اندر, ان کے ٹون کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ جو دوسرے فریق ہے نا اس کے اوپر ہم ابھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں, اور اس کی ایک ریزن ہے کہ ہماری ہسٹری کے اندر یہ اس طرح کے معاملات رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی دھوکہ دیا. خیر, وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ افغان رجیم ہے نا افغان حکومت, یہ عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتی ہے, اور پاکستان کبھی بھی جنگ کا حمایتی رہا ہی نہیں ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ افتخار فردوس صاحب موجود ہیں, چلتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا تجزیہ کریں گے اس کے اوپر. افتخار صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ 3 روزہ مذاکرات ناکام ہو گئے, لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے, اور تھوڑی وارننگ کر لیں ہم, تھوڑا سا غصہ بھی ان کی ٹون میں نظر آ رہا تھا. وائی ڈو یو تھنک اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے, خواجہ آصف صاحب نے جب یہ ٹاک شروع بھی ہو رہے تھے اس ٹائم پر بھی ہی ایکچولی گیو اے اسٹیٹمنٹ جو اس طرف اندیہ دے رہا تھا کہ افغان طالبان اپنے موقف پر جو ہے بڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی ایگریمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہیں جا رہے. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ بتاتا چلوں, اینڈ آئی تھنک کہ یہ رات کی ڈیولپمنٹ ہے جی نہیں ہے. کل رات کی جو استنبول سے اطلاع ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ واپس جانے والا تھا, لیکن پھر جو ثالثین ہیں اور ہوسٹ کنٹری ہے ٹرکی, انہوں نے جو ہے ان کو کہا کہ افغان طالبان نے ہم سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اور وہ دوبارہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اپنے موقف کو ریکنسیڈر بھی کرنا چاہتے ہیں. جس کے بعد وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ جانے والے تھے اور انہوں نے اپنی فلائٹ جو ہے دوبارہ کینسل کر دی, اور آج یہ جو ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر سے ایک نئے دور کا آغاز جو ہے اچھی بات ہے. فردوس صاحب ان پوائنٹس پہ بات کریں گے جس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک یہ کامیاب ہو کیوں نہیں سکے؟ ڈیڈ لاک کس بات پر ہے؟ وہ جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ آپ ریٹن میں دیں کہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی, آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی, یہاں پر نہیں مان رہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیں, جو پوائنٹ ہے ریٹن ایگریمنٹ پر سائن کرنے کا وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ کوارڈلیٹرل کاؤنسل ہے, یعنی 4 جو ممالک ہیں اس کے درمیان میں ایک فارمولا بنایا گیا ہے کہ اگر کسی علاقے سے کسی ملک کے اندر جو ہے کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس کی سوورینٹی کی, اور یہ دونوں سائڈس پر ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی ہے, لیکن پاکستان اس کانٹیکسٹ میں سفرر ہے کیونکہ افغانستان سے لوگ آ کر جو ہے پاکستان میں دھماکے کر رہے ہیں. تو ان ممالک کو جس کے اوپر جو ہے کوئی اٹیک ہوتا ہے یا جس کی سرزمین پہ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس پرووائڈ کرے گا, اور وہ انٹیلیجنس کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے, اور پھر جو ممالک ثالثین ہیں یہ ان کو دے گا, اور وہ پھر یہ اس کے ضامن ہوں گے
کہ جس ملک سے یہ دراندازی ہوئی ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کرے اچھا گا. افتخار صاحب، افغان طالبان کو کلیئرلی بینگ اے افغان پاکستانی یا پاکستان کی اگر بات کریں تو وی آر ویری شیور کہ اس کے پیچھے انڈیا کا بھی ہاتھ ہے، اور انڈیا جو ہے نا وہ پراکسی کے طور پر یوز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے افغانستان کو. اس معاملے کے اوپر اب ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹرسٹ افغانستان؟ کیا اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی اور ملک افغانستان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اگینسٹ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کرنے کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، یہ ایک اچھا سوال جو آپ نے پوچھا ہے. جو ایگریمنٹ ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہے صرف یہ طالبان کا ذکر نہیں ہے یا پاکستانی طالبان یا BLA یا TTP یا کسی گروپ کا، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ افغانستان کے اندر اس بات پہ سائن کرے گا کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ایک بلینک کور جو ہے اس ٹاپک کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو آئی ایگری ود دیٹ، کیونکہ پاکستان کی اپریہنشن یہی تھی کہ جو انڈیا کی انوالومنٹ آ رہی ہے افغانستان کے اندر، بلکہ آج صبح ہی ان کے جو ملٹری کور ہے قندھار کے اندر، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ پہلی بار اپنے جو ہے ایئر ایکسرسائزز کر رہے ہیں جس میں وہ انڈین ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اپریہنشنز تو رہیں گی اور یہ تو ان انگزائٹی اپریہنشنز کو دور کرنے کے لیے کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی ابھی تک فارمولا سامنے اس طرح سے آیا کہ لائک پاکستان سے کوئی انٹیلیجنس کے لیے وہاں پر افغانستان میں جا کر بیٹھے گا یا افغانستان سے کوئی یہاں پر آ کر بیٹھے گا، کوئی اس طرح کی کوارڈینیشن ابھی تک ان ڈسکشن ہے؟ دیکھیں، ایک جوائنٹ میکینزم بنانے کی بات پر ہی جو ہے وہ دستخط جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور دیٹ ہیز بین دا پوائنٹ آف کنٹینشن ایکچولی، جس کے اندر وہ افغانستان کو کمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ الاؤ بھی کرے گا کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کلیئرلی اگر انہوں نے جب سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا تو پاکستان نے ان کو 3 آپشنز دیے، جس میں ایک آ گیا کہ یا تو پھر آپ خود ایکشن لیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ایکشن نہیں لے سکتے ان گروپس کے خلاف یا کسی بھی ایلیمنٹ کے خلاف جو پاکستان کے خلاف افغانستان سے کارروائی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں موقع دیں، ہم جائیں گے وہ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو پہلے دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں تو پھر ایک جوائنٹ میکینزم سیٹ کرتے ہیں. تو وہ جوائنٹ میکینزم پر تو جو ہے وہ راضی ہو گئے، جس کے اندر 2 اور ممالک قطر اور ترکی بھی ہیں، لیکن بات اسی پہ پھنسی کہ جب سائن کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے سائن کرنے سے انکار کیا. بالکل صحیح ہے. یہ آپ نے ترکی اور قطر کی بات کی ہے، یہ جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ممالک مزید فیوچر میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ مذاکرات بالکل ناکام ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ابھی دوبارہ سے ایک امید جو ہے وہ بندھی ہے، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، پھر ان ممالک کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں، ان ممالک کے سٹیکس تو افغانستان کے اندر بہت ہائی ہیں، اور طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے اور کنٹینیوڈ سپورٹ چاہیے تو وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں کم از کم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. تو ان ممالک کا رول تو جو ہے وہ کرنٹلی جو ہے وہ کمپلیٹلی افغانستان اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اہم ہی رہے گا. لیکن یہ جو ایشو بنا ہوا ہے، یہ بیسیکلی یہ ممالک جو ہے افغانستان اور پاکستان کی کانفلکٹ کو صرف اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آگ یہاں سے اٹھتی ہے تو یہ مڈل ایسٹ کی طرف بھی جائے گی، کیونکہ وہ پاکستان اور افغانستان کو مینا ریجن کے لیے تصور کرتے ہیں، which is Middle East and North Africa. تو دے تھنک کہ یہ سارا کانفلکٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو اگر انڈیا ایک سائڈ سے جو ہے وہ وار کرے گا تو پھر اسرائیل جو ہے وہ دوسری طرف سے غزہ کے اور ہم نے جو پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا بھی ہے، اسپیشلی جب ایران اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا تھا، اس وقت بھی ہم نے مینا ریجن کے اندر کافی ہلچل بھی دیکھی تھی، اور قطر کے اندر جو اٹیک کیا اسرائیل نے وہ افورڈ نہیں کر سکتے مزید اس سلسلے میں. اچھا، ان دا اینڈ افتخار صاحب یہ بتا دیجیے گا، وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیز ٹاکس؟ آپ کتنی توقعات یا آپ کو کتنی امید ہے ان مذاکرات سے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جب شروع کا پہلا دور تھا قطر کے اندر اور پھر ٹرکی کے اندر، میرا یہ تجزیہ تھا اور ماننا تھا کہ یہ ٹاکس مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گے. لیکن کل رات کو جو میری سورسز سے بات ہوئی اور پاکستانی سورسز سے بھی بات ہوئی، ٹرکش سورسز سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ طالبان نے کہا کہ ہم اپنے اسٹانس کو ریکنسیڈر کریں گے. اس پورے معاملے کے اندر پہلی بار میں یہ ریکنسیڈر کا لفظ جو ہے وہ سن رہا ہوں. تو اب مجھے شاید ایسا لگتا ہے کہ کچھ پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اگریمنٹ پاکستانی. فردوس صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ان کا سٹانس ہے کیا ایکچولی میں؟ یہی سٹانس تھا کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور کسی چیز کو جو ہے وہ کمٹ نہیں کر سکتے.
तो ये पहली बार हमने ये सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वापस यानी उनकी इंसिस्टेंस पर पाकिस्तान का डेलीगेशन, और ये मैं आपको 100% क्रेडिबिलिटी से बात कर रहा हूँ कि डेलीगेशन जो है उनकी टिकट्स बुक थे, वो लॉबी से जो है वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट जाने वाले थे कि उनको जो है वो टर्क्स ने जो है वो राब्ता किया और कहा कि अफगान तालिबान ने हमें कहा है कि हम रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं, आप बैठे। तो ये पहली बार इसमें जो है इस मतलब किस्म थोड़ी का जान twist जो पड़ी है, वो आया थोड़ी है। उम्मीद नजर आई है एक मर्तबा फिर से। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। हम तो होपफुल इसी चीज़ के, आई एम श्योर आप भी इफ्तिखार साहब की, ये मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इस रीजन के लिए ये अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद तरीके से उन्होंने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा है। स्पेशली ये जो मुज़ाकरात अब होने वाले थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, अभी थोड़ी सी उम्मीद Let's बाकी see. है, बिल्कुल Let's ऐसे see ही क्या है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अब सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने महकमे जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया और ये अमल फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। जितने भी ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, सारे ममालिक ने उसको टेस्ट नहीं किया हुआ, कुछ के पास वो रखते हैं और उन्होंने टेस्ट नहीं किया हुआ। अमेरिका भी शायद उनमें शामिल था, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो उनके बराबर वाले ममालिक हैं जैसे जिनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उन सब ने टेस्ट किया हुआ, तो हमें भी उस न्यूक्लियर वॉर हेड्स तो सबसे पहले वैसे अमेरिका ने ही किए थे टेस्ट, लेकिन न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तादाद के बारे में या फिर दीगर कैपेबिलिटीज जो है ना उसके बारे में ट्रंप बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दीगर ममालिक के पास है, क्योंकि रशिया के पास है, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें उनके पास है, फिर चाइना के पास भी मौजूद है। तो अमेरिका ये चाहता है कि उनके बराबर कैपेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बैलेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये सिर्फ अमेरिका या बाकी किसी एक कंट्री के लिए, दो कंट्रीज़ का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मामला है। इस बैलेंस का कायम जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल जी, अब हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक वापस आएंगे तो हमारे पास और भी सेगमेंट्स होंगे, यू नो द ड्रिल। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। कुछ सियासत की बात करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर अब दस्तखत कर दिए हैं। ये डेवलपमेंट सामने आई है और आज तहरीक जमा करवाए जाने का इम्कान है। अब कहा यह जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के बाद नून लीग अरकान वजारतों से इस्तीफे देकर अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाएंगे और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के लिए किसी उम्मीदवार का अभी तक ऐलान नहीं किया है। अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में भी नए कायदे ऐवान के नाम की जगह अभी तक खाली है। अगरचा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ही नए कायदे ऐवान का नाम लिखना लाजिम होता है, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर मजबूत उम्मीदवार हैं अभी तक के इत्तलात के मुताबिक। और ये भी बता रही हैं इंफॉर्मेशन और इत्तलात के सदर आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी एलची नए वज़ीर आज़म का नाम सील बंद ख़त लेकर मुजफ्फराबाद जाएगा। आप कुर्रा किसके नाम निकल सकता है, इसके ऊपर भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, कौन मजबूत कंटेंडर है और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी तवक्कुआत कर रही है इस तरीके अदम एतमाद से, क्योंकि अब तो नून लीग की हिमायत भी हासिल हो गई है। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सीमा है। आप अक्सर इनको देखते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर, हमारे मॉर्निंग शो का भी हमने इनको हिस्सा बनाया है एंड शी इज़ ग्रेशियस इनफ टू जॉइन अस एंड हमें अपनी जो है ना प्रेजेंस से ग्रेस करने के लिए। शर्मिला साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तज्जिया जानना चाहूंगी, या अगर आप इंफॉर्मेशन दे सकें कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ एजेके। देखिए जी, पीपल्स पार्टी जिसको भी नॉमिनेट करेगी वो ऐसा शख्स होगा, ऐसी शख्सियत होगी जो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं एजेके के, जिसमें जॉइंट एक्शन कमेटी की डिमांड है, लोगों के हवाले से अनरेस्ट है, वहाँ की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई है। ऐसा शख्स होगा जो आते ही इन मामलात को एड्रेस कर सकेगा और बिलखुसूस जो वहाँ की आवाम है उसके मसाइल की हल की जानिब कोशा होगा। देखिए, पिछले कई अरसे से हमने देखा था कि एजीके के अंदर शदीद अनरेस्ट रही है और धरने हुए हैं, कमेटीज बनी हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी हैड टोटली फेल्ड टू एड्रेस दोस इश्यूज। और जब एक सिटिंग वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो देता है तो फिर यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है कि आप इन हाउस चेंज ला के एक ऐसे शख्स और एक ऐसी काबीना तश्कील दें जो आके लोगों के मसाइल हल करें।
तो वो शख्स कौन हो सकता है शर्मिला साहिबा? नाम अभी तक कौन कौन से सामने आए हैं, कौन कौन नामजद है, इसके लिए थोड़ा सा बता दें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कौन सा नाम सजेस्ट किया? देखिए जी, ये चीजें भी बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर सामने आ जाएंगी। मैं समझती हूँ कि मैं इस पोजीशन में इस वक्त नहीं हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि कौन सा शख्स है, लेकिन जो जो मैं समझती हूँ और जो अब तक की इतलात है वो शायद चौधरी यासीन साहब हैं। ओके ठीक है। अच्छा, आप इस पोजीशन में तो हैं कि आप ये बता सकें कि नून लीग जो है वो पहले नहीं शामिल हो रही थी एंड देन अब उनका कॉन्फिडेंस भी जो है ना हासिल हो चुका है। ये तब्दीली कैसे है? क्या कोई बातचीत हुई, कोई लेन देन की बातचीत हुई है कि नया जो सेटअप बनेगा उसके अंदर नून लीग की भी रिप्रेजेंटेशन होगी? देखिए, नून लीग ने तो पहले ही वजीर आजम को डिसोन कर दिया था, और जब पीपल्स पार्टी और PMLN की कमेटीज की आपस में बैठक हुई तो उसमें ये चीज सामने आई कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर उनकी हिमायत करेगी, लेकिन हुकूमत साजी में उनके साथ नहीं बैठेगी। अब तक तो उनकी यही ख्वाहिश और यही उनकी जो तरीक़ेकार है लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने का, दे वांट टू सिट इन द ऑपोजिशन। तो आगे जाके अगर कोई तब्दीली होती तो उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन इस वक्त तक वो हुकूमत ज्वाइन नहीं करना चाहती। शर्मिला साहिबा, लेकिन नून लीग ने कबल अज वक्त इंतखाबात की एक शर्त भी रखी है, इस बात में कितनी सदाकत है और क्या मानी जाएगी ये शर्त? देखिए, कबल अज वक्त इंतखाबात तो अभी ऑलरेडी 8 से 9 महीने रह गए हैं, उससे पहले क्या होगी? मतलब अगर एक नया वजीर आजम आता है, काबीना तश्कील होती है और वो काम करती है, तो उससे पहले क्या इलेक्शंस होंगे? जो मुकर्रर वक्त है मोस्ट प्रोबेबली उसी पे होंगे, क्योंकि अगर इलेक्शंस होने होते तो शायद अभी हो जाते, अभी इलेक्शंस कॉल हो जाते। लेकिन आई थिंक कि इस वक्त इलेक्शंस कॉल करना मसले का हल नहीं है। इस वक्त मसले का हल ये है कि एक फंक्शनल हुकूमत वहां पर आए, जो फौरी तौर पे जो इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं AJK को, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। ठीक है शर्मिला साहिबा, इस वक्त जो AJK के अंदर मसाइल है जिनका आप भी जिक्र कर रही हैं और हम भी जानते हैं क्या हुआ है मासी करीब में, वहाँ पर एक कमेटी बनी थी जो गवर्नमेंट ने बनाई एंड देन वहाँ से भी एक कमेटी बनी और कुछ मामलात के ऊपर मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर शायद ये भी शामिल था कि तब्दीली होगी गवर्नमेंट की। आप पीपल्स पार्टी के अंदर क्या सेंटिमेंट पाया जाता है उन मसाइल को हल करने के बारे में? क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर रेफ्यूजी सीट्स जो हैं 12 के करीब उनका मामला भी था। क्या उसके ऊपर कुछ किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से? क्योंकि जो उधर की पार्टी थी AJK की, वो तो ये चाहते हैं कि इनको ख़त्म किया जाए। देखिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं और हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और लेकिन उसका उस प्रोसेस के अंदर शायद तब्दीली के लिए हवाले से पीपल्स पार्टी कोशा रहे। अगेन जो नई गवर्नमेंट आएगी वो बैठ के इन चीजों को एड्रेस करेगी, क्योंकि अगर ये खत्म भी होती हैं बिलफर्ज, मैं नहीं कह रही कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। इट इज नॉट इजी कि विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन वो खत्म हो जाए, लेकिन खास तौर पे देखिए हर तबके की नुमाइंदगी वहां पर होनी चाहिए। और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर सूबे के लोगों में अनरेस्ट होगा और सूबा जो इस तरह धरना देके बैठे रहेंगे तो ये तो मामला जो है इस तरह पर चलेंगे नहीं। एंड टू सम एक्सटेंट सबसे पहले तो देखिए इलेक्शन कॉल करने से पहले एक वल्नरेबल स्टेट भी है, और स्पेशली अगर हम इंडिया वाले मामलात को देखें तो वो भी इस अनरेस्ट से फायदा उठा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक? गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है, पीपल्स पार्टी का नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, लेट्स सपोज, सबसे पहला काम वहां पर क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट करें AJK के लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? आई थिंक तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। देखिए, एवरी स्टेक होल्डर हैज अ स्टेक, और तमाम लोग जो हैं वो उनके ग्रीवेंसेस हैं। ग्रीवेंसेस कुछ फौरी तौर पे हल होंगे, कुछ में टाइम लगेगा, कुछ इश्यूज के ऊपर बात हो सकती है। जहां पर डेडलॉक होता है वहां पर कोई वाई मीडिया निकाल के कोई बीच का रास्ता आ सकता है, लेकिन आई थिंक सबसे पहले जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के उनसे डायलॉग करके एक एटलीस्ट एक फंक्शनल हुकूमत जो है वहां पर इंस्टॉल हो और वो लोगों के मसाइल हल करे। क्योंकि देखिए जो जेन्युइन मसाइल है उनको फौरी तौर पे एड्रेस करने की जरूरत है, वरना ये शदीद अनरेस्ट है, ये कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारी भी यही उम्मीद है जो भी वजीर आज़म बने वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल एक तो जानता हो, फिर उनको हल करना भी जानता हो। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो जनाब शर्मिला फारूकी साहिबा का मौक़िफ़ आपने जाना। अभी हमें जाना एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे दीगर सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला वो है दूध में मिलावट का। कराची में एक मरतबा फिर से यूरिया मिले दूध की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है और कमिश्नर कराची हसन नकवी, उनकी हिदायत पर 2 दिन के दौरान दूध की 27 दुकानें ऐसी हैं जिनको सील किया गया है और सिर्फ मंगली के दिन 7 नई दुकानों को ताले लगाए गए हैं, जिनमें 3 ज़िला जनूबी की हैं, 3 ज़िला शर्की की और 1 मलीर की दुकान शामिल है। अब देखना यह है कि इन दुकान वालों की सिर्फ दुकानें ही सील की जाती हैं या इनको जुर्माने वगैरह भी किए गए हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं क्या घोल घोल के पिलाए जा रहे हैं। कराची वाले किस चीज़ का रोना रोए, कराची वाले सड़कों का रोना रोए, वहाँ पे जो गर्मी होती है, मौसम होता है उसका रोना रोए, इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रोए, और अब खाने पीने की चीज़ें उनके अंदर भी ये मसले मसाइल हैं। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम बाय द वे, इससे पहले भी हम बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। हमसे पहले भी जो एंकर्स या सहाफ़ी होते थे वो इसको डिस्कस करते रहते थे, लेकिन ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल ये कि ये ख़तरनाक केमिकल्स को मिक्स करके क्या फ़ायदा लेते हैं दूध फरोश या फिर डेयरी वाले जो हैं, ये जानने की कोशिश कर लेते हैं इस सारे मामले के ऊपर। अभी तक हुआ क्या है, जुर्माने होते हैं, किन किन को सजाएं मिली हैं। हमारे साथ इस वक्त फूड साइंस एक्सपर्ट डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं ज़रा इस मामले को लेकर और उनसे जानते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, पता कैसे चला कि कौन से सैंपल जो हैं उनके अंदर मिलावट पाई गई है। गुफरान साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी, जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ, पता कैसे चला कि इन सैंपल्स के अंदर मिलावट है? थैंक यू सो मच। देखें, आपने जो बात शुरू करने की है, तो हुआ ये कि सिंध फूड अथॉरिटी जो है मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है ना वो कुछ ना कुछ टेस्टिंग्स करवाती रहती है। इसकी समझने एक तरह से कुछ टाइम के बाद जो है वो कोई ना कोई पूरी ड्राइव चलती हैं। तो मिल्क की ड्राइव आम तौर पे सर्दियों में और गर्मियों में एक बार होती है। तो जैसे हमारे पास जो लैब है, इसमें कोई तीसरी मरतबा जो टेस्टिंग हुई थी समर सीजन के अंदर, यानी मई के अंदर जो है, उसमें हुआ ये कि 174 सैंपल्स हमारे पास आए थे और उसमें से जो है वो तकरीबन 50% सैंपल जो थे वो अडल्ट्रेटेड निकले थे। तो उसके ऊपर जो है भी लास्ट मंथ जो है वो एक बड़ा काम ये हुआ कि भाई कमिश्नर कराची से ये कहा गया कि जी क्वालिटी ऑफ मिल्क तो इस तरह की अवेलेबल नहीं है जो अभी लास्ट रिपोर्ट्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इनकी तो रिपोर्ट्स गलत हैं। तो उसके ऊपर एक नई कमेटी तश्कील दी गई जिसमें मुख्तलिफ जो है वो लोग शामिल थे। कंज्यूमर एसोसिएशन के शकील बेग साहब भी थे, PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी के नुमाइंदे, और इस तरह से करके। तो उनका मकसद ये था कि सैंपल्स जो इंडिपेंडेंटली कलेक्ट हो और PSQCA उसको टेस्ट करे। तो 54 सैंपल्स जो हैं वो कराची में से कलेक्ट किए गए, और जिसकी आपने अभी डिटेल बताई मुख्तलिफ जगहों से जो सैंपल निकले, तो उसमें 27 सैंपल्स, अगेन 50% सैंपल वो अडल्ट्रेटेड पाए गए। उसमें फॉर्मेलिन भी डिटेक्ट हुआ, यूरिया भी है, पानी तो खैर एक कॉमन चीज काउंट होती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब ये सारी चीजें जो है, जो कि सबका बुनियादी हक है, यानी पानी मिलाना भी एक तरह से कह लें कि एक नुकसानदेह चीज इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो एक ग्लास दूध या एक ग्लास कप आप दूध समझ के पी रहे हैं, दरअसल वो दूध नहीं है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही होती है ना कि क्या कुछ मिलाया जाता है, तो पानी मिलाने वाला ना हमें बहुत ही नेक लग रहा होता है कि चलो सिर्फ पानी तो मिलाया ना और कोई चीज नहीं मिलाई है। जैसे यूरिया के बारे में ये खबर मुझे पता चली, ये वो चीज केमिकल्स मिला देते हैं, बच्चों की ग़िज़ा है, बच्चों को दी जाती है, या फिर अगर बीमार हो जाए उसको कुव्वत के लिए दी जाती है। तो अल्टीमेटली उल्टा ये नुकसान दे रही हो, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा मुझे लगता है इसके ऊपर सजाएं होनी चाहिए। सजाएं हैं क्या इसके अंदर? और जो साबित हो जाता है कि इन सैंपल से या इन दुकानों से इस तरह का दूध मिल रहा है जो कि मिलावट वाला है, ठीक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाती है? देखिए, मैक्सिमम कार्रवाई तो ये है कि दुकान सील हो जाती है, जो आपने भी अभी बताया कि मुख्तलिफ शॉप्स को सील किया गया है। वरना सिंध फूड अथॉरिटी के पास 10 लाख रुपए तक की प्रोविजन मौजूद है कि वो फाइन कर सकते हैं और कर रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन केमिकल्स के मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ये बड़े खतरनाक केमिकल्स हैं। मसलन फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जो आम तौर पे जो मुर्दों को एक तरह से कह लें प्रिजर्व करने के लिए, मुर्दा अजसाम को जो है वो खराब होने से बचाने के लिए जो केमिकल लगाया जाता है वो फॉर्मेलिन होता है। और दूध में डालने का मकसद क्या होता है कि इसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ जो आ रही होती है, क्योंकि दूध बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट है, 6 घंटे के अंदर अंदर ये जो है वो फट जाता है। तो अब उसमें जब ये फॉर्मेलिन मिलाया जाता है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ बढ़ने से इम्पैक्ट क्या आता है कि ठीक है दूध तो नहीं फटा,
لیکن وہ فارملین ملا دودھ جب کوئی بچہ پیے گا یا کوئی بڑا پیے گا, کوئی بزرگ پیے گا, تو اس کے جو میدا ہے, اس میدے کے اندر, اسٹمک کے اندر اور پوری لائننگ کے اندر یہ لائننگز پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو عمومی طور پہ سب سے پہلا نقصان تو ڈائجسٹو امپیکٹ ہوتا ہے, اور لانگ ٹرم استعمال کے اوپر جو ہے انٹسٹائنل اسٹفنگ کریٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے انٹرنلی جب یہ فارملین جاتا ہے تو دماغ کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں, کینسر ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح کوٹنری امونیم سالٹس ملائے جاتے ہیں, ان کا بھی یہی امپیکٹ ہے. اور اسی طرح سے اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ یوریا جیسے کمپاؤنڈ ملائے جا رہے ہیں. اب کھلا دودھ جو ہے وہ اس طرح سے مل رہا ہے, اور یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں, میرے خیال سے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اور جگہ جگہ ٹیمیں جب چھاپے مارتی ہیں تو اس طرح کی دکانوں کو سیل بھی کیا جاتا ہے. پہچان کیسے ہم کریں, ہمیں کیسے پتہ لگے گا ایک عام صارف کو کہ بھئی یہ والا دودھ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں ویسے تو آپ گھر میں یعنی خواتین میرا خیال ہے بڑے اچھی طریقے سے پہچان لیتی ہیں, ٹیسٹ کے ذریعے سے, اس کی کنسسٹنسی یا تھکنس کے ذریعے سے, اور اس کے علاوہ اس کے کلر کے ذریعے سے. لیکن آتھینٹک ٹیسٹ آپ کو لیبارٹری سے ہی پتہ چل سکتا ہے, اسپیشلی یہ جو اڈلٹریشن کے ٹیسٹ ہے نا, جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ دودھ کے اندر جس کو ہم ملاوٹ کہتے ہیں کسی بھی ریزن کے تحت, اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ہو, اس کے والیوم بڑھانے کے لیے ہو. اس کے اندر مزے کی چیز یہ ہے کہ سم ٹائمز گلوکوز بھی ملایا جاتا ہے, مثلا پانی ملا دیں تو ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیکریز ہو جاتا ہے, مٹھاس کم ہو جاتی ہے, تو اس میں گلوکوز بھی ملا دیا جاتا ہے. اس میں فیٹ کی کنسنٹریشن تھوڑی سی کم ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ایکسٹرا فیٹ بھی ملا دیا جاتا ہے. سم ٹائمز دودھ کو پورا ریکانسٹیٹیوٹ کر لیا جاتا ہے, یعنی ریکمبینیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ملک پاؤڈر لیا, پانی لیا, دودھ آ ہی نہیں رہا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف کیمیکلز وغیرہ ڈال کے اس کو تیار کر کے مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. یہ کیمیکلز یا یوریا, یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں جو مکس کی جاتی, کیا یہ اتنی سستی ہوتی ہیں پیسوں وائز؟ میں بات کروں تو اتنی کم پیسوں میں آتی ہیں کہ آپ دودھ کے اندر یہ ملا کے آپ اپنا خرچہ نکال رہے ہیں, یعنی اس کی کاسٹ میں اتنا فرق ہوتا ہے؟ بالکل, یہ سستے کیمیکلز ہیں اور آسانی سے مل جاتے ہیں, یعنی کوئی ایسے برانڈ آئٹمز نہیں ہیں جس کو آپ بولیں کہ ملنا مشکل ہو یا پرائز بہت زیادہ ہو کہ اس کو ملانے سے آپ یعنی وہ مہنگا پڑ رہا ہو اور دودھ اس کے مقابلے میں سستا ہو تو کوئی بھی اڈلٹریٹ نہیں کرے گا. یہاں تک ہو رہا ہوتا ہے کہ دودھ میں سم ٹائمز وہ تو ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہیں, اینٹی بایوٹکس تک ملا دی جاتی ہیں. اینٹی بایوٹک کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بیکٹیریل گروتھ نہ آئے. تو اگر میں تو کہتا ہوں اینٹی بایوٹک کا ٹیسٹ بھی لگایا جائے تو کتنے پرسنٹ ہے پھر؟ اگر چلیں ہم ملاوٹ والا دودھ استعمال بھی کریں, اس میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% وہ دودھ ملا رہے ہیں اور 50% کوئی اور چیز ملا رہے ہیں؟ نیک آدمی ہے اگر یہ کام کر رہا ہو. ویسے عمومی طور پہ جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے جیسا آپ بتا رہی ہیں. اچھا غفران صاحب, یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں نا, کے لیے جائیں بڑا مشکل ہوتا ہے ملنا, اسپیشلی اس کی پہچان کرنے کے بارے میں جو آپ نے کہا نا کہ صرف لیبارٹری سے ہی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. اب ہر روز کوئی شخص جا کے ایک ٹیسٹ تو نہیں کروا سکتا ہے, تو اٹس اے میٹر آف موریلٹی بیسیکلی. تو اس کو امپلیمنٹ کروانا, ٹھیک کروانا, تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہی بن جاتی ہے. دین وٹ ڈو یو تھنک کیا کیا جانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں جو ڈیری فروش ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر روز لے جا کے یا پھر اپنے سیمپلز جو ہے نا دودھ کے وہ لے کر جائے اور روزانہ اس کو ٹیسٹ کروائے کہ صحیح آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. دیکھیں اس کا بڑا سادہ سا حل یہ ہے کہ آپ کے جو ادارے ہیں, جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں, جن کا یہ ذمہ ہے سیف فوڈ کی پروویژن دینا, چاہے اتھارٹیز ہوں یا کمشنر کراچی لیول کا جو ایک لیول ہے جو سب کو مینٹین کرتا ہے, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اوپر اتنا اچھا آپ کی پونائے ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کرتے ہوئے لوگ ڈریں جو یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں, اور اس کی باقاعدہ طور پہ سرویلنس ہونی چاہیے اور اس کی پکڑ ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر نشان عبرت بنا دینا چاہیے ایسے تمام لوگوں کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور ہمت یا جرت نہ کرے, کیونکہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اپنے بچوں کو وہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر اس طرح کی زہریلی چیزیں موجود ہوں گی then what are we going to do? بہت شکریہ آپ کا غفران صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ہم جاتے ہیں ایک بریک کی طرف, کیونکہ اس طرح کی خبروں کے بعد نا بریک چاہیے ہوتی ہے, ہمیں بھی بریک چاہیے ہوتی ہے. بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی انٹرنیٹ موجود نہیں تھا. انفیکٹ ہمارے دور تک بھی جب انٹرنیٹ بھی موجود تھا تب ہمارے دوست ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جا کے نا ہم اپنے سیکرٹس شیئر کیا کرتے تھے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں, تمہیں کیا لگتا ہے, میرے پلانز یہ ہیں. تب فیس بک اور یہ سوشل میڈیا نہیں تھا جس کے اوپر جا کے نا ہم سب کچھ لکھ دیتے ہیں کہ میرے اگلے 10 سال کے ٹارگیٹس ہی ہیں. اس کے بعد جناب آتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر چیٹ جی پی ٹی. اب وقت یہ آ چکا ہے کہ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے اپنے سیکرٹس شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی کو جا کر نہیں بتائے گا, لیکن
लेकिन ये साबित हुआ है कि जो AI है, चैट GPT है, वो बहुत अच्छा सीक्रेट कीपर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उसने ये इंकशाफ कर दिया कि हर हफ्ते 10 लाख से ज़ायद सार्फिन, यानी कि हर रोज़ 1,40,000 से ज़ायद अफराद जो है वो चैट GPT से बात करते हैं और इस चीज़ का इरादा ज़ाहिर करते हैं कि वो ख़ुदकुशी करना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड अपने मंसूबे जो है ना वो भी बता रहे होते हैं और पैगामात बता रहे होते हैं। तो एक तो सीक्रेट कीपर नहीं है और दूसरा ये कि ये उसने एक अच्छा काम किया है, मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा नेकी का काम किया, नेकी का काम किया, क्योंकि जो लोग सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि स्टेट को फौरी तौर पर प्रोएक्टिवली इस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब कंपनी के मुताबिक कई अफराद में जहनी बीमारियां इसकी वजह से उसकी अलामात जो हैं वो जाहिर हो रही हैं और लोगों की खासी तनकीद सामने आ रही है। जैसे ये आदादोशुमार ओपन AI की जानिब से सामने आए इस मसले इतने बड़े पैमाने पर जब ये बात सामने आई तो उन्होंने एतराफ़ किया है ओपन AI ने, तो इस पर काफ़ी तनकीद लोगों की हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई इस तरह के मशवरे क्यों दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर एक नौजवान की खुदकुशी के केस के बाद जिसके अहल खाना हो भी चुका है ना। बिल्कुल, वो एक ही केस अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है वो अभी तक एक ही केस है। तो अहल खाना जो उनके थे उस नौजवान के, उन्होंने AI पर ज़ाहिर मुकदमा दर्ज कर दिया था कि भाई वहाँ से मशवरा जो है वो आया है खुदकुशी का। अब कंपनी का इस पर यह कहना है कि नए GPT-5 मॉडल में हिफाजती बेहतरी जो है वो की गई है। अब ये 91% महफूज रद्द-ए-अमल देता है। अब 91% इसका हो गया है एक्यूरेसी। ठीक है, जिस वक्त कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो सबसे पहले ये होता है कि वो ओपन होती है हर एक चीज़ के लिए, देन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहतरी आती है। यही हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन तब तक नुकसान कर चुकी होती है। नुकसान हो चुका होता है। डेफिनेटली हम वो क्रीचर हैं जो नुकसानात से सीखती हैं और जो दूसरों को देखकर नहीं सीखती, अपना नुकसान करने के बाद हम सीख रहे होते हैं। बहरहाल इसके रिपरकशंस अब क्या हो सकते हैं ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, साइकिल उस्मा मसरूर साहिबा। आप इनको अक्सर देखते हैं हमारे शोज़ के अंदर, आज एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक। वी रिसेंटली गॉट टू नो दैट आप ग्रैंड मदर बन चुकी हैं। Yes, I am grandma finally. How do you feel? I feel really very good, so very excited. I do not even know how to manage my excitement. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। लेकिन आपको इस इशू को जरा मैनेज करके जाना है हमारे सेगमेंट के अंदर। व्हाट इज गोइंग ऑन? हमें पता है कि जो चैट GPT का एल्गोरिदम है इसके अंदर एग्रीएबलनेस है। जी। इतने लोगों का एक हफ्ते के अंदर 10 लाख के करीब लोगों का बार बार ये बात करना कि वो सुसाइड करना चाहते हैं या फिर वो प्लान कर रहे हैं, ये किस तरफ जाता हुआ आपको लग रहा है अगर हम ओवरऑल इज्तिमाइयत में बात करें तो? यानी मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको दे के बताती हूँ कि जब भी कभी आप अनअटेंडेड वे में किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, चाहे वो एडवाइस है, चाहे वो कोई गैजेट है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी है, अगर वो अनगाइडेड है तो वो नुकसान देगी। अब चैट GPT जैसे आप देखें मेंटल कंडीशंस या डिस्टर्बेंसेस कहाँ नहीं होती, स्ट्रेसेस कहाँ नहीं होती, ठीक है। अब हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई फोरम हो जिस पे हम जाके उसका अपनी जो प्रॉब्लम है उसके किसी के साथ शेयर करें, वो हमें कोई एडवाइस दे। हम एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत क्रिटिकल इस बात को समझते हैं कि जब एक बंदा इमोशनली साइकोलॉजिकली वल्नरेबल है तो उसका जो सोर्स ऑफ हेल्प है वो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा वहाँ से लूप होल निकल आया। अब होता यह है कि जब आप चैट GPT को कोई किसी किस्म की अपनी इंटरनल फीलिंग वगैरह का जिक्र करते हैं तो ओनरशिप में, जैसे आपने कहा एग्रीबलनेस का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ओनरशिप में वो उसको लिटरल वे में लेता है कि इसको मैंने सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तो अब अगर वो कहता है कि आप मुझे आई डोंट नो, ये उसकी घुट्टी के अंदर बैठा हुआ है चैट GPT उसके एल्गोरिथम के अंदर है, वो ये कहता है, अगर कोई उसको ये पूछता है उससे कि आई डू नॉट फाइंड एनी मीनिंग इन लाइफ, तो चैट GPT वुड प्रूव वो एग्जिस्टेंशियल जो है ना, जितने भी क्राइसिस की सारी बातें ले आएगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। यस, लॉजिकली ये सिचुएशंस हैं, तो अब इस सिचुएशन में तो यही हो सकता है। अब देखें, अब उसमें क्या है, अगर आप ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, आप तो पहले ही चाह रहे हैं कि कोई आपको एंडोर्समेंट मिले, तो ये इस तरह की चीज़ों की तरफ लीड करता है। दूसरा ये मैंने देखा, इसको स्टडी किया, आपने जब मुझे टॉपिक बताया तो मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया। मैंने ये भी देखा कि ये प्रोग्रेसिव इंडल्जेंस है, ये अब्रप्ट नहीं है कि आपने एक दफ़ा मैसेज किया होगा और आपको सब कुछ आ गया होगा। इट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग समबडीज माइंड एज वेल। आप ये देखें कि वो आपसे डायरेक्शंस मांगता है, वो आपसे इंट्रोडक्शन कि आप ये भी चाहते हैं मैं ये भी बताऊं, आप यू वांट मी टू टेल दिस एज वेल। अच्छा, पहले लोग जाते थे थेरेपीज के लिए, जाते थे साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, लेकिन आपको लगता है कि अब ये मुतबादिल के तौर पर लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं कि अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने मसले इधर डिस्कस कर लें? जी जी, मुझे लगता है कि अगर इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पूछता है इससे कि मुझे साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी क्यों चाहिए,
या हाउ कैन आई कम आउट ऑफ इट, और डू यू कुड यू शेयर सम मीन्स हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर. तो उसमें वो ज़रूर ऑप्शन देगा कि देखें देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ऐसे हेल्प करेगा, साइकोलॉजिस्ट ऐसे हेल्प करेगा, आपकी फैमिली ऐसे हेल्प करेगी. मुझे प्राइमरीली लगता है कि बहुत सपोर्टिव चीज़ है ये. एटलीस्ट आपकी हेजिटेशन दूर करती है और प्रूफ और एविडेंस के साथ आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती है. लेकिन कैसे पता लगेगा ये हमें डी ट्रैक कर रहा है, ये जो मशवरे दे रहा है ये हमारे लिए ठीक नहीं है? मैं आपको बताती हूँ कि इंसान की जो नेचर है, इंसान की नेचर में अब आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लॉजिकल होना चाहते हैं. हम उन्हें कोई हवाई बातें बताएंगे, हम उन्हें कोई मिस्टिकल चीज़ें बताएंगे, वो बिलीव नहीं करेंगे. तो चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ तो है कि वो एविडेंस बेस्ड चीज़ें एविडेंस से उठा के या जिस भी तरह से, अब इतना नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें आ रही होती हैं विद सम रेफरेंसेस आ रही होती हैं, तो बच्चों को ये लगता है, यंग जनरेशन को लगता है कि ये सबसे बेहतरीन बात है और ये ठीक है. स्पेशली आफ्टर मॉडर्नाइजेशन हम कह सकते हाँ जी, हैं, या बिल्कुल. वियना सर्कल के बाद हर चीज़ को पॉजिटिविटी के साथ जो है ना वो तो आपका क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा. ऑब्वियसली देखें हर इंसान के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि उसको पता होता है कि ये बात ठीक है या गलत है समवेयर, बिकॉज देखें फ्रॉम योर चाइल्डहुड नोइंगली, नॉट नोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप पॉजिटिव और नेगेटिव सजेशंस लेके चल रहे होते हैं कि ये बुरी बात है, लोगों को तंग करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है. तो ये पता होता है. लेकिन आप अगर किसी इमोशनल ऐसी कंडीशन में है जिसमें आपको चाहिए कि वो जो आप सोच रहे हैं वही बात सामने वाला कर रहा हो, और आपके दोस्त होंगे वो आपको अच्छा मशवरा देंगे, लेकिन चैट जीपीटी वही बात कर देगा जो आप सुनना चाह रहे हैं, वही करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ कॉन्वर्सेशन इसी एंगल की तरफ जा रही है ना, क्योंकि उसने आपके साथ एग्री करना है कि ठीक है भाई देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ फॉर एग्जांपल. तो अब इस तरह की चीज़ों में आपको सबसे पहली बात तो ये कि एक्सेस, मुझे जैसे अभी आपने बताया, तो एक्सेस लिमिटेड होनी चाहिए. देयर शुड बी सम अगेन एल्गोरिथम्स जिसके अंदर अगर सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन इज अबाउट टू इनिशिएट तो उसको वहाँ पे ब्लॉक करना चाहिए. आई थिंक इसके ऊपर अब काम हो भी रहा है. जो चैट जीपीटी ओपन एआई के मालिक हैं वो इस सैम आल्टमैन वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हमें नजर आएगा भी. लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर इंसानों की बजाय टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं? लाइक अगर मुझे कोई दोस्त चाहिए तो मैं चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ, मुझे साइकियाट्रिस्ट चाहिए मैं चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ, मुझे कोई टीचर चाहिए मैं चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ. तो ये एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी ह्यूमननेस को क्या कर रहा है ये मैं ये जानता हूँ. हाँ, बिकॉज देखिए दिस इज नॉट टू वे इन अ सेंस कि अगर दूसरी साइड जो है उसने एग्री ही करना है तो आपको गलत और सही कौन बताएगा. हम तो बचपन में सुना करते हैं कि असल दोस्त वो होता है जो तुम्हारी खामियां तुम्हें बताएगा. और हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े वो फौरन क्रिटिसाइज करते हैं. क्यों करते हैं? हमारी बेहतरी के लिए करते हैं कि हमें तो मारे भी पड़ी हुई है ना, मारे भी पड़ी ये सिखाने के लिए करते हैं. तो अब ये फैक्टर तो यहाँ पे बिल्कुल माइनस है. मैंने आपको बताया ना कि एक सर्टेन लेवल तक इंफॉर्मेशन इज़ वेरी गुड. मैं खुद भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. मुझे भी इमीडिएटली कोई इंस्टेंट हेल्प चाहिए होती है मैं भी लेती हूँ. हम सब इस्तेमाल करते हैं कि एक सपोर्ट है हमारे लिए. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उसके ऊपर अपनी पर्सनल बात का जिक्र करते हैं, पर्सनल चीज़ें, तो चैट जीपीटी को वही पता है जो आपने बताया. चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो है वो खुद से इवेलुएट नहीं कर सकता कि चलें बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं कि क्या हो सकता है पॉसिबल, और उसको ज़रूरत भी नहीं है ऐसा करने की. एज अ नेशन आपको क्या लगता है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपसे पूछ रही हूँ, एज अ नेशन ये किस तरह से तब्दील कर सकता है हमारे एक लार्जर कॉन्शियसनेस की, एज अ नेशन ज़मीर की बात करूं तो इसको किस तरह से तब्दील कर सकता है? इस तरह तब्दील कर सकता है कि हम पहले ही थोड़ा सा, मैंने देखा है कि जो अब वाली जनरेशन है वो इंटरेक्शन में बहुत बेहतर नहीं है. इसलिए नहीं है कि देखें हमारा एक्सप्रेसिव स्टाइल चेंज हो चुका है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, हम ज़्यादा सोशली अप्रूवेबल या अप्रूव्ड बेस में हम अपने आप को कम्युनिकेट मतलब बेहतर नज़र आना चाहते हैं. तो पहली चीज़ तो ये हो गई है कि पहले ही हम हेजिटेंट हैं कि हम बहुत खुल के ना करें, दूसरा जज ना करे, और दूसरा हम जो दूसरी साइड है वो ओपन भी आपको लगती है, कोई उधर से भी हेजिटेशन नहीं है, जो भी बात है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली, यानी या जब आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हैं तो दूसरा ऑनेस्ट वे में साफ के कभी साफ लगता है यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग वगैरह. अब वो जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से वैसे ही हम हेजिटेट और हम एक चूहे के बिल में घुस गए हैं. अब ये होता है कि इस तरह के जो टूल्स होते हैं अगर वो सपोर्टिव हैं तो वो आपको निकाल भी सकते हैं, अगर वो सपोर्टिव नहीं है तो वो मजीद आपको, और फ़र्क ये पड़ेगा कि मजीद हम मुझे ऐसा लगता है उस्मा कि ना आपकी जो गवर्नमेंट है या रियासत है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो क्या स्टेप्स ले रही है. अब ओवरऑल अगर हम दुनिया भर में देखें तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो इंटरेक्शन है उसको ख़त्म किया जा रहा है. आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, वहाँ पर जी आपको किसी ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. पहले भी हम इसके डिस्कस कर चुके हैं. गाड़ियाँ ऐसी आ गई हैं जिसके ऑटोमेटिक हर चीज़ होती जा रही है. तो ये अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ये तो फिर अगेन वही वाली बात है, मैं कहती हूँ हमारी ह्यूमननेस, हमारी इंसानियत
इंसानियत को किधर लेकर जा रही है ये रुकेगा कहाँ पे जाके? अंडरस्टैंड। जहाँ तक हेल्प की टेक्नोलॉजी हेल्प की सूरत में कि टाइम सेव करती है आपका, आपकी बहुत ज़्यादा आपको एक्सटेंडेड हेल्प नहीं चाहिए होती तो आप जल्दी काम कर लेते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि जहाँ बात आ जाए ना पर्सनल की, जब आप कोई पर्सनल फेवर किसी से मांग रहे होते हैं, वहाँ पर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये आपको मार खानी पड़ती है। क्योंकि देखें अगर मैं पर्सनली मैं ट्रैवल कर रही हूँ कहीं, मुझे सब सपोर्ट हासिल है, लेकिन फॉर एग्जांपल आई एम सैड फॉर सम रीजन कि नहीं आई डिड नॉट वांट टू गो टू दैट प्लेस, ये कैसे वो मुझे हेल्प करेगी कि नहीं इट्स ओके, तुम्हारी जिंदगी में अभी बहुत कुछ है, ये चीजें नहीं हो सकती। और जो एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी ने खुद नहीं लिया उसके बारे में वो मुझे कैसे बता सकता है? उसने सिर्फ पढ़ के ही बता दिया ना कहीं से भी। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है नवीद अख्तर, चलते हैं नवीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या ऐड करेंगे आप हमारे आज के टॉपिक में? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आयशा यूसुफ, एक तो आपके बहुत अच्छे आपने सवालात किए और डॉक्टर उज़मा मसरून ने जिस तरह जवाब दिए वो भी दैट्स आइडियल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा क्योंकि सब्जेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस है तो जी जी आपको सुन रहे हैं हम। जी तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि सवालात किए थे जो मैं आपको पूछ रहा था, मेरा जो सब्जेक्ट है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। दैट्स ग्रेट। तो अब खास तौर पे यही वाली बात जो आपने बात की कि आपकी कन्वर्सेशन जो है वो डाइवर्ट होगी जो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। जब आप क्वेश्चन आप करते हैं ना तो वही उसकी डायरेक्शन वो चैट जीपीटी ले लेता है, बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमन एक्चुअली। ठीक, तो इसलिए आपके जो क्वेश्चन है जो जिस तरह आपने उज़मा मसरूर साहबा ने बताया कि वो जो क्वेश्चन है वो वही उसको डायरेक्ट कर देगा। और इसी तरह यहाँ टेक्नोलॉजी में जो आप एक एड ऑन कर सकते हैं जो कि आप बता रही थी कि अभी कर रहे हैं काम इसके ऊपर, तो वो जो क्वेश्चन आए तो वही जो है क्या दिस इज हाउ मच रेलेवेंट टू दैट, तो वही अगर स्टॉप हो जाएगी कन्वर्सेशन, वो आगे जाएगी ही नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। मैंने खास तौर पे जब आप डिप्रेशन की बात करते हैं तो सुसाइडल आइडिएशन इज ऑलरेडी देयर एंड यू डिप्रेस्ड एंड यू विल बी आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आप उससे पूछ रहे हो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ और मेरे पास सुसाइडल आइडिएशन भी है, व्हाट शुड आई डू? तो व्हाट वुड बी द आंसर? दैट बी द सेम आंसर कि यस, अगर आप डिप्रेशन है तो ये तो वो तो कभी भी आपको इंटरव्यू नहीं करेगा ना करें बिकॉज ऑफ दैट अग्रीबलनेस। और मुझे ऐसा लगता है ये भी हो जाना चाहिए, साथ रिपोर्ट भी कर दिया जाए जो भी अथॉरिटी है कि ये यहाँ से इस तरह की कॉन्वर्सेशन आ रही है तो यहाँ पर फौरी हेल्प की जरूरत है। एक और बहुत अच्छा आपने ऐड किया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से सबा, फिर हम उज़मा साहिबा की तरफ चलते हैं, जो दोनों कॉलर्स बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या ऐड करेंगी या कोई सवाल करेंगी? जी वालेकुम सलाम। मैंने ऐड ये करना था कि हमने चैट जीपीटी को ना बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लिया। चैट जीपीटी इंसान ने बनाई है, तो देखिए वो ऐसा कभी पॉसिबल है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कर दे। इंसान ने बनाई है और वो चीज़ हमसे भी ज़्यादा ऊपर, और हम उसको कोई ये चैट जीपीटी पता नहीं क्या आ गया, अल्लाह माफ करे। मतलब इट्स अ थिंग कि मतलब इंसान किसी पास से खुश हो जाए ना, एक चीज आई है जैसे पहले हमारे लिए गूगल आया सबा, मैं आपकी हमारे लिए आपके जज्बात हम समझ सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन में एक और इजाफा करूं, साइंटिस्ट अब ये भी क्लेम कर रहे हैं कि कुछ महीनों तक, कुछ तो ये कह रहे हैं कुछ महीनों या सालों तक ऐसा भी हो सकता है कि ये चैट जीपीटी या एआई जो है ना वो सिंगुलैरिटी हासिल कर ले, यानी इंसान से भी ज्यादा ज़हीन सोचने समझने की सलाहियत। तो जस्ट इमेजिन उसको फिर इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर बहुत शुक्रिया आपका सबा, हमारे साथ मौजूद थी। दोनों पॉइंट्स उज़मा आपने सुने कि एक तो रिपोर्ट भी होना चाहिए या फिर कॉन्वर्सेशन फौरी तौर पर स्टॉप हो जाए जहाँ पर भी डिप्रेशन की या सुसाइड की बात आए, एंड देन वो तो अपने खदशे का इजहार कर रही थी कि क्या हो गया। इस पे क्या ऐड करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो बहुत अच्छी बात की, डाइवर्ट हो जानी चाहिए, रिपोर्ट भी होनी चाहिए और डाइवर्ट भी होनी चाहिए, यानी कि सर्टेन लेवल पे जाके अगर कोई अगर चैट जीपीटी इस चीज़ को सेंस कर लेती है कि किसी की इंटेंशन बन रही है इस तरफ जाने की, तो उसको फ़ौरन जो हेल्पिंग वेज हैं उसकी चैट को ओपन डायरेक्शन को ले लेना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर दिस। और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, इसमें इतना मुश्किल नहीं होगा। देखिए सेल्फ हार्म है, और सेल्फ हार्म ऑफ एनी सॉर्ट और हार्मिंग अदर्स ऑफ एनी सॉर्ट, किसी को भी अगर आप एड्रेस कर लें तो आप आराम से कर सकते हैं, ये मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है। तो ये तो है। और वाकई में रिपोर्ट में जब एक आध वर्ड, जैसे हम लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं सुसाइड के वर्ड पे, या मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जिन पे हम थोड़े ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं, तो आई थिंक वो उसको भी सेंसिटाइज कर देना चाहिए और रिपोर्टिंग चैनल्स हो जाने चाहिए कि एटलीस्ट ये कि अब हम लोग भी जब साइकोलॉजिकल हेल्प दे रहे होते हैं तो हम अपना कंसेंट फॉर्म जो साइन करवाते हैं उस पर हम ये मेंशन कर देते हैं कि बेशक कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी ज़रूर रखेंगे, लेकिन द मोमेंट हमें लगा
لگا کہ آپ کو ہارم ہے یا کسی اور کو آپ کے گھر میں ہارم ہے تو وی مائٹ ڈسکلوز. تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ایک سرٹن لیول تک تو میں بات کر سکتا ہوں لیکن اس کے بعد نہیں. وہ اس کی ریپرکشنز علیحدہ بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا عظما, ایز Thank یوزول you so ہمیشہ کی much. طرح اچھی آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی ہے. لیکن یہ ڈسکشن جب بھی عظما کے ساتھ ہوتی ہے نا تو تھوڑی سی ذرا کنسرن کے اوپر میں اینڈ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ. ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. احمد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آدمیت کو بچانے کا وقت آ چکا ہے, اس کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پر عظما تھینک یو سو مچ. Thank you, عظما صاحبہ. اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم نے آپ کے دماغ کی بات کی کہ دماغ کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اب ذرا باڈی کی بات کر لیتے ہیں, آپ کی ہیلتھ کی بات کر لیتے ہیں. اور ہیلتھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہم کوئی ایک پارٹ جو ہے نا اس کو چوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور کیونکہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے تو اکتوبر کی بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے اکتوبر کا مہینہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ ابتدائی تشخیص زندگی بچا سکتی ہے. بریسٹ کینسر وہ واحد کینسر بتایا جاتا ہے کہ جس کی شروع میں اگر تشخیص ہو جائے تو یہ اس سے بچا جا سکتا ہے, کمپلیٹلی ختم کیا جا سکتا ہے کسی بھی ہیومن کی باڈی سے. پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو بدقسمتی سے ہر سال ہزاروں خواتین اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں, اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر کیسز اس وقت سامنے آ رہے ہوتے ہیں جب جو کیس ہے وہ کافی کرٹیکل ہو چکا تھا یا مریض کی حالت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے. حالانکہ بریسٹ کینسر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ سمٹمز اس کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ تشخیص ہو سکتی ہے, اور خواتین کو خاص طور پر اپنے خود کو اسیس کرنا آنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے پہلے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. تشخیص آپ اس کے لیے ڈاکٹرز اور جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اگین دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم اس اکتوبر کے مہینے کے اندر کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں, لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر بار بار بات ہونی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارے سب کانشیس کے اندر, خاص طور پر خواتین کے سب کانشیس میں جا کر بیٹھ جائے کہ ہر مہینے آپ کو اپنا خود سے ڈائگنوسس جو ہے نا وہ لازمی کرنا ہے. اس کے اوپر ذرا مزید جان لیتے ہیں, بات کرتے تھے. ہمارے ساتھ چیف میڈیکل آفیسر شوکت خانم محمود ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹرز ان لاہور اینڈ پشاور ڈاکٹر محمد عاصم یوسف صاحب موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اکتوبر کا مہینہ آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے, اختتام کے قریب ہے. کیا سب سے پہلے تو آپ ایڈ کریں گے اس اہم ایشو کے بارے میں, اور پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہے جو کہ بہت زیادہ ولنریبل ہے خاص طور پر بریسٹ کینسر کے حوالے سے. اب آپ کا اوپننگ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس بارے میں کیا ہوگا؟ سو آئی تھنک آپ نے بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس پہ ٹچ کیا. پاکستان میں خواتین میں چھاتی کا کینسر سب سے کامن کینسر ہے, اور ابھی تک ہم شوکت خانم میں زیادہ تر جو مریض دیکھتے ہیں وہ سٹیج 3 میں پریزنٹ کرتے ہیں, پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. سٹیج 0 اور 1 میں اگر پیشنٹ ڈائگنوز ہو جائیں اور علاج کروا لیں تو 99% سے زیادہ مکمل علاج ممکن ہوتا ہے, جبکہ سٹیج 3 میں صرف 40% مکمل علاج ہو سکتا ہے. اور یہ اسی لیے ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں کہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن سے کوئی بھی اگر لمپ ڈیٹیکٹ ہو تو شرمانا نہیں چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ اس کو فوراً چیک کروانا چاہیے. زیادہ تر کیسز میں وہ کینسر نہیں ہوگا, لیکن جن میں ہوگا وہ پھر کمپلیٹلی کیوریبل ہوگا اس سٹیج پہ. اس وقت اگر علاج کیا جائے تو مکمل علاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ شوکت خانم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں, خاص طور پر اویئرنیس کی. آپ نے خود بھی جس طرح بات کی کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. ایک تو شوکت خانم اویئرنیس کے لیے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور دوسرا میرا یہ ایک سوال کہ کتنے کیسز مہینے میں بریسٹ کینسر کے شوکت خانم کے پاس آ رہے ہیں؟ سو ہمارے پاس تقریباً 5 سے 6 ہزار ہر سال نئی پیشنٹس ڈائگنوز ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہیں خواتین چھاتی کے کینسر کے ساتھ. سو اندازاً ہر مہینے تقریباً 500 سے 600 مریض ہم بریسٹ کینسر کے دیکھتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان بھر میں 15,000 سے زیادہ خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے ہر سال بریسٹ کینسر سے, جو کہ ایک بہت کنسرننگ اسٹیٹسٹک ہے, اسپیشلی جب ہم نے جیسے بات کی مکمل علاج ممکن ہے. شوکت خانم نے اس میں لیڈ لی. 30 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس اور ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی ڈائگنوسس کے بارے میں میسیج اسپریڈ کرنے کا. میڈیا نے اس میں بہت مدد کی. 30 سال پہلے تو ہم اس کے بارے میں اوپنلی بات بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ پورا اکتوبر کا مہینہ ہم لیڈ کرتے ہیں اس ایفرٹ کو نیشنلی. اس کے علاوہ ود ان ہاسپٹلز لاہور میں اور پشاور میں ہم 1 اسٹاپ بریسٹ کلینکس اسٹیبلش ہم نے کیے ہوئے ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں, اور جن میں کوئی بھی عورت اگر آئیں تو ان کا
कोई भी अगर लंप हो तो उसकी फुल इवैल्यूएशन हो सकती है, डॉक्टर्स देखेंगे, बायोप्सी, इमेजिंग, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो भी है, एक ही दिन में ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं. So this is a great advantage उनके लिए जिनका undiagnosed अगर lump हो. We know शौकत तो वो खानम फौरन की वहाँ जो से हो सकता है. खिदमात हैं, शौकत खानम की जो खिदमात हैं कैंसर के इलाज के लिए, वो हम जानते हैं. और स्पेशली अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हमें अक्टूबर का महीना शुरू होता है तो हर जगह हमें वो पिंक रिबन और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है. वी नो कि कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है शौकत खानम की तरफ से. अच्छा, एक और चीज़ बड़ी आम होती है, वो ये कि ख़वातीन, डेफिनेटली डरने की बात तो है ना, जब अगर आप खुद भी सोचें तो आपको डर लगता है, लेकिन आप बताएंगे क्या उन ख़वातीन को कि इलाज कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि कीमोथेरेपी से भी ख़वातीन बहुत डरती हैं, डरना चाहिए भी, लेकिन अगेन कीमोथेरेपी की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें इलाज होने की या ठीक होने की, वो कितनी ज़्यादा होती है, इस बारे में थोड़ा अवेयर कीजिए. सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रीटमेंट्स अब बहुत चेंज हो चुकी हैं. अभी भी बहुत लोगों का ख्याल होता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ऑपरेशन होगा, पूरा जो ब्रेस्ट है वो काट के निकाल दिया जाएगा. कीमोथेरेपी के बारे में बहुत लोगों को डर है कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पूरा ब्रेस्ट उतारना बहुत अनयूजुअल है. अब ज़्यादातर केसेस में कीमोथेरेपी से ट्यूमर को श्रिंक किया जाता है, छोटा किया जाता है. कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी अब बहुत कम हैं जो नई दवाइयाँ हैं, और उनके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं टू कंट्रोल दो साइड इफ़ेक्ट्स. फिर जब वो श्रिंक हो जाता है ट्यूमर तो सर्जरी सिर्फ उस लंप को अमूमन रिमूव करती है, पूरे ब्रेस्ट को नहीं रिमूव करती, सिर्फ उस हिस्से को रिमूव करती है. और बाद में बिजली की शुआओं से जो मुकम्मल अगर कोई ज़रात रह गए हों कैंसर, अच्छा, तो कैंसर फैमिली ट्रीटमेंट बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत लेस साइड इफेक्ट्स और हार्मफुल होती है कंपेयर टू प्रीवियसली. अच्छा, फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर साहब इसमें कोई काउंट करती है कि अगर माँ को है या माँ की फैमिली में किसी को भी है तो वो आगे ट्रैवल कर सकता है ये कैंसर की ये वाली टाइप? एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल. ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है और हमने बहुत सालों से इस पे काफ़ी बेसिक साइंस एफर्ट रिसर्च भी की है. इसके ऊपर कई नोवेल जेनेटिक म्यूटेशंस हमने आइडेंटिफाई की हैं और हम जेनेटिक टेस्टिंग भी ऑफर करते हैं. BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशंस हैं जो हमारे यहाँ कॉमन होती हैं, उसके लिए हम टेस्टिंग ऑफर करते हैं अपनी तमाम फैसिलिटीज़ में. बट जनरली इन आंसर टू योर क्वेश्चन, अगर फर्स्ट डिग्री कोई भी रिलेटिव हो, वालदा, बहन, खाला, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है. एंड देयरफॉर दैट्स ऑल द मोर रीज़न कि आपको अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए. और अगर कोई भी हिंट हो कि कोई चीज़, कोई एबनॉर्मैलिटी है तो उसको फौरन चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगेन टू स्ट्रेस अर्ली स्टेज में ये मुकम्मल इलाज मुमकिन है. अच्छा, अगर किसी को डॉक्टर साहब महसूस हो सेल्फ एग्जामिनेशन में कि कोई गिल्टी है या कुछ, एक तो लोग फौरन घबरा जाते हैं, ज़ाहिर है अब इतनी अवेयरनेस तो आ गई है कि खुदा ना खास्ता ये इस तरफ लेकर जा सकती है, तो फौरी तौर पर करना क्या चाहिए? कुछ लोग शायद ईजी भी ले लेते होंगे, अच्छा कोई बात नहीं है, करना क्या चाहिए फ़ौरन किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए. जैसे मैंने शुरू में कहा था, उसके फर्दर टेस्ट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द एज. अल्ट्रासाउंड होगा या मैमोग्राफी होगी, और अमूमन अगर कोई भी शक हो इन चीज़ों के बाद तो फिर बायोप्सी ज़रूरी होती है. बायोप्सी अगेन सुई के ज़रिए की जाती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन, बिल्कुल जिस तरह टीका लगता है आपको, उतना ही आपको तकलीफ होती है, उतना ही बस मटीरियल थोड़ा सा निकलता है और उससे डायग्नोज हो सकता है कि ये कैंसर है कि नहीं. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये जो बता रहे हैं ये सारी सहूलतें लाहौर में तो हैं, लेकिन कराची के अंदर जो ख़वातीन हैं उनके लिए क्या कोई किया जा रहा है, कोई ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ पर उनका डायग्नोसिस हो सके या फिर डॉक्टर वहाँ पर बैठे? इस बारे में क्या प्लान है? जी, हमारा कराची में 2010 से एक्चुअली डायग्नोस्टिक सेंटर और क्लिनिक है DHA में, DHA फेज 7 एक्सटेंशन में. वहाँ हम 2010 से तमाम ये डायग्नोस्टिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी वगैरह, और कीमोथेरेपी का इलाज भी करते हैं. क्योंकि वो मुकम्मल हस्पताल नहीं है तो वहाँ पे सर्जरी वगैरह नहीं होती. बट रिकग्नाइजिंग द नीड कि लाहौर और पेशावर के बाद कराची सबसे बड़ा शहर है, तो हम अपना तीसरा और सबसे बड़ा शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल कराची में इस वक्त कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं DHA सिटी में. और वो लाहौर के हॉस्पिटल से दुगना है साइज में भी और तमाम सहूलियात में. और वो दिसंबर 2026 यानी कि तकरीबन 15 महीने में इंशाल्लाह 12 महीने में वो खुल जाएगा इंशाल्लाह. डॉक्टर साहब, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज वही प्रोवाइड की जाएंगी जो लाहौर और पेशावर में हम करते हैं. तशखीस कैंसर का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब, वो हम सबको पता है कि वो एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है. तो फंडिंग कितनी दरकार है शौकत खानम को सालाना अगर बात कर लें या महीने की बात कर लें, उस बारे में थोड़ा सा बताएं.
جی کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹلس میں ہم 75% سے زیادہ اپنے مریضوں کا علاج کمپلیٹلی فری کرتے ہیں، آبویسلی فنڈنگ کی تو ہمیشہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور ہر سال کیونکہ پاکستانی لوگوں کو ٹرسٹ ہے ہمارے پہ، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ وہ ہمیں زکوٰۃ اور عطیات دیتے ہیں، اور ہر سال پچھلے سال سے زائد ہم مستحق مریضوں کا فری علاج کرتے ہیں۔ اس سال کا ہمارا بجٹ 38 بلین روپیز ہے، 38 بلین روپیز، تاکہ ہم یہ مشن کنٹینیو کر سکیں لاہور میں اور پشاور میں، اینڈ آلسو تاکہ کراچی کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے اور اس کے لیے جو اکوپمنٹ خریدنی ہے وہ مکمل ہو سکے۔ ہمیں اٹس اے لاٹ آف منی، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ نہیں کمپلیٹ ہو سکے گا ٹارگٹ، بیکاز ہر سال کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ سے سپورٹ پاکستانی کرتے آئے قوم ہیں، بہت فیاض 1994 قوم میں ہے، اور بہت پھر فیاض 2015 قوم ہے، میں جب پشاور میں بہت بھی زیادہ کھولا۔ چیریٹیبل ہے، اور جس طرح سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹلز بنے، انشاءاللہ آگے بھی کوئی بھی نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا تو پاکستانی بہت زیادہ آگے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دا اینڈ کچھ بھی آپ کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو، کوئی اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی ہر 1 in 9 women in Pakistan face this risk۔ 9 میں سے ایک عورت کو یہ رسک ہوگا لائف ٹائم میں کہ ان کو بریسٹ کینسر ہوگا پاکستان میں۔ دی امپورٹنٹ میسیج از کہ بریسٹ کینسر کمپلیٹلی اس کا مکمل علاج ممکن ہے اگر آپ جلدی اس کے ڈاکٹر سے چیک کروائیں اور علاج شروع کریں۔ ارلی ڈیٹیکشن کا ہم ضرور ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہر مہینے 18 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی چھاتی کا ہاتھ سے خود معائنہ کریں، اینڈ آف کورس شوکت خانم کو سپورٹ کریں تاکہ وہ یہ کام جاری رکھ سکے، ڈونیٹ کریں، اپنی زکوٰۃ دیں، عطیات دیں، صدقہ دیں، تاکہ لاہور اور پشاور میں بھی یہ کام ہو سکے، اور انشاءاللہ جلد از جلد کراچی کا بھی ہسپتال مکمل ہو اور وہاں پہ بھی مستحق مریضوں کا فری علاج ہو سکے۔ انشاءاللہ آل دا ویری بیسٹ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، اینڈ اگین بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی۔ ڈاکٹر محمد یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پر جانے سے پہلے میں صرف یہی کہوں گی کہ جب بریسٹ کینسر کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنا خود سے معائنہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر مہینے اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے تو اپنا معائنہ خود کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی گلٹی یا کچھ فیل ہو تو اسکیپٹسزم از ویری ویری امپورٹنٹ اس معاملے کے اندر، فوری طور پر جائیے اور ڈاکٹر کو چیک کروائیے۔ بہت کم چانسز ہوں گے کہ خدا نخواستہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو، لیکن چیک کروانا جو ہے نا وہ بہت خاص طور پر جب آپ کی فیملی ہسٹری بھی ہو، آپ کی اپنی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، دیگر سیگمنٹس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلقات جو ہے نا وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان۔ اس ملاقات میں محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق کیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے وفد نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر وہ پہنچے وہاں پر، اور وہاں پر ان سے ملاقات کی۔ اور اس وفد میں کون کون شامل تھا؟ سابق اسپیکر اسد کیسر شامل تھے، صوبائی صدر جنید اکبر شامل تھے، اور شہرام ترکئی بھی موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ JUI کی طرف سے مولانا صلاح الدین ایوبی، جلال الدین ایڈوکیٹ اور مولانا اسجد محمود بھی موجود تھے اس ملاقات میں۔ اب کن نکات پر بات چیت ہوئی ہے، کیا کیا ایجنڈے ہیں جو اس میں اٹھائے گئے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو تحریک انصاف کے وفد کے اعزاز میں یہ اشاعیہ جو دیا گیا ہے، کون سے اہم نکات ہیں، کن پوائنٹس پر بات چیت ہوئی ہے، یہ بتائیے۔ ایک تو جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں امن امان کے حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ہمارے گلے شکوے تھے، ہم نے گلے شکوے بھی کیے، پہلے بھی بات جو ہے نا وہ 1.5 سال چلتی رہی، اور دین جو ہے اس کے بعد جو ہماری ریزرویشنز تھی بجائے اس کو ایڈریس کرنے کی وہ ایڈریس نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسد کیسر صاحب شاید ملک سے باہر چلے گئے تھے، اور باقی دوست جو ہے نا پھر اس میں جو چیزیں میں نے ان کو کنوے کی تھی وہ پھر ایون اس کا جو ہے جواب بھی ایسے نہیں آیا تھا، پھر الٹیمیٹلی ہماری طرف سے ہم نے معذرت کر لی تھی احترام کے ساتھ۔ تو اب بیچ میں اسد کیسر صاحب پھر مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں آ گئے تھے اور مسلسل رابطے میں رہے، اور ایون جس وقت انکار بھی بعض دوست کرتے رہے کہ رابطے نہیں ہیں مگر رابطے تھے۔ اب ایک تو وہ اس کا تسلسل سمجھ لیجئے کہ مجھے تو دوبارہ ریسٹور ہوتا نظر آ رہا ہے ان بات چیت کا، اور پھر اچکزئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ان کے حوالے سے بات ہوئی، تو میرا خیال ہے کہ ان کے حوالے سے مولانا صاحب نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اور
उनको अपोजिशन लीडर के तौर अच्छा पे कमरान साहब, तस्लीम मुलाकात ये हुई पीटीआई की और JUIF की, लेकिन अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी पर इत्तेफाक हुआ है महमूद खान अचकजई साहब की। तो ये अचकजई साहब को क्यों सपोर्ट कर रही है PTI भी या JUIF भी? इवन ऐसा है कि मौलाना का एक प्रिंसिपल स्टैंड था। ये दोस्त जो है अफवाहें तो बहुत फैला देते हैं और उनको जो है ना वो, और अफवाह भी इस तरह से फैलाते हैं कि जैसे वो किसी चीज को विटनेस कर रहे हैं उनके जाती इल्म में, या उनकी चिड़िया या उनकी चुड़ैल जो है, या उनकी जो है इससे भी ज्यादा कोई फरिश्ते ये कोई इस तरह के बहुत ज्यादा जो है ना वो उसमें जानते हैं और मामलात को, और वो पूरे यकीन के साथ जो है कह देते हैं और फैला देते हैं कि जी इस चीज के ऊपर जो है ना वो डील करना चाह रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज डील वाली नहीं थी, ये बात आ गई। मौलाना मुसलसल ये कहते चले आ रहे थे कि जो अपोजिशन में बड़ी पार्टी हो उसको अपोजिशन लीडर जो है नॉमिनेट करने का हक है, और मौलाना ने अपनी बात को सच साबित करके दिखाया भी। सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि PTI के वक्त ने KP असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त की है। क्या JUIF इसको सपोर्ट करेगी? इस बार पर गौर किया जा रहा है? जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे थे बाकी सीटों के सेनेट के, अगर उस वक्त जो है ना वो कोई बातचीत चलाते तो शायद एक सीट बढ़ाई जा सकती थी। वो हमने तो पेपर ही फाइल नहीं किए हुए थे 2 के, तो उसका बेनिफिट शायद मैं शायद की बात करता हूँ, शायद PTI को जाता। अब मुझे नहीं पता कि अल्टीमेटली कहीं कमिटमेंट तो नहीं कर ली सूबाई जमात ने या मरकजी जमात ने। मैं कोयटा में हूँ इस वक्त, और अगर नहीं हुआ तो एक दूसरे से इस तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो इस तरह की भी रिक्वेस्ट होती हैं कि फ़र्ज़ करिए कि हमने कहीं पे 2 वोट दिए, 4 वोट दिए, 10 वोट दिए, 20 वोट दिए, तो वो एक उधार हो जाता है उस पार्टी पे। फिर वो अगले 3 साल के बाद जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो वो वापस रिटर्न कर देते हैं। वो उनसे उधार मांग लिया जाता है कि जी ये हमने आपको पिछले इलेक्शन में उधार दिया था, आप हमारे इस कैंडिडेट के लिए रिटर्न कर दीजिए। तो एक ये सूरत भी मुमकिन है मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, जरूरी नहीं है कि PTI के साथ नहीं, मगर PTI की दूसरी तरफ से भी अगर कोई आ जाए तो उसके साथ भी मुमकिन है, और PTI के साथ भी मुमकिन है। लेकिन सवाल ये भी है कामरान साहब, क्या ये लेन देन की जो आप बात कर रहे हैं उधार लेने और वापस करने की, क्या ये मुस्तकिल भी हो सकता है? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि PTI और JUIF के दरमियान इत्तेहाद की खास तौर पर बात की जा रही हो। तो क्या हम ऐसा कुछ देख सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इन दोनों जमातों का कोई इत्तेहाद बन जाए? उस पर बात हुई थी, मैंने पूछा भी है और उस पर बात हुई भी है, क्योंकि मैंने मीडिया पे इस बात को रिस्पॉन्ड करना था। तो जितने भी जो वो गिले शिकवे थे, वो जो कमेटी जो मेरी और असद कैसर साहब की जो दोनों तरफ से थी, वो PTI को वो कर रहे थे, मैं JUI को, तो उसमें जो रिजर्वेशंस थी, जो बातें थी, उसके हवाले से बहुत सारे गिले शिकवे थे। दूर करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बनता भी है बहुत लंबा, जो बड़े सालों तक जो है ना हमने इख्तिलाफात देंगे दोनों जमातों के। लेट्स सी आगे जाकर क्या बनता है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें वक्त दिया और बड़े अच्छे तरीके से हमारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। वक्त हो चुका है ख़त्म शो का, इंशाल्लाह आपसे हम करेंगे कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।